सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत ये अगला वीडियो आप लोगों के समक्ष आ चुका है। ये श्रृंखला आगामी लेखपाल परीक्षा के साथ ही साथ पेट की परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जिनके सिलेबस में सामान्य ज्ञान है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और उनके पास एक सुनहरा अवसर भी है कि वो अभी से अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि उनके जो पेट के स्कोर हैं, उनको वो अच्छा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला टॉपिक है हिस्ट्री से बंगाल विभाजन। याद रखिएगा, जुलाई 1905 में उस समय वायसराय करजन था। उसने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की और इसी बंगाल विभाजन की घोषणा के प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। और इस स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी सक्रिय थे और उन्होंने इसमें एक गीत की रचना की, आमार सोनार बांग्ला। और यही वो प्रसिद्ध गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। और एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो बंगाल विभाजन है, ये कब प्रभावी हुआ, तो आपका जवाब होगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। यानी बंगाल विभाजन को जब देखेंगे आप तो उसकी एक पूरी सीरीज आपके सामने आ गई, ताकि बंगाल विभाजन जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे बनने वाले सभी प्रश्नों की एक हायरार्की आपके सामने हो, ताकि समझने के स्तर पर भी कोई कठिनाई ना हो, केवल फैक्ट जैसा ना लगे। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। अब आगे इसी में एक बात और है कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और वो किसके द्वारा ये आयोजन किया गया था, तो उस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, उसके द्वारा ये आयोजन दिल्ली दरबार का 1911 में हुआ। और इस दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने प्रतिभाग किया। और एक बात और याद रखिएगा, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा से लेकर समाप्ति तक की पूरी श्रृंखला एक जगह आपको दे दी गई और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो गए। अगला है होम रूल लीग। जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना 2 लोगों के द्वारा की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। जो बाल गंगाधर तिलक महोदय द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, वो अप्रैल 1916 में की गई थी और जो एनी बेसेंट जी द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, वो सितंबर 1916 में की गई थी। अब यहाँ देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग से किसका संबंध है, तो ऑप्शन में या तो बाल गंगाधर तिलक दिए रहेंगे, या तो एनी बेसेंट, या तो कई बार दोनों लोगों के नाम दिए रहते हैं और आपको उसमें से टिक करना होता है। या तो उनकी स्थापना का वर्ष दिया रहेगा और या तो ये पूछ लेता है कि किसके द्वारा सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इन तीनों स्तर पर आपका ये एक्सप्लेनेशन आपके उत्तर को देने के लिए सक्षम बनाता है। अगला देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये डेट कई बार पूछ ली जाती है विथ ईयर, ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखेंगे आप। और इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, ये 1916 में हुआ और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए थे। और दूसरी बात कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। मेरे द्वारा आपको जितने भी कांग्रेस अधिवेशन है उसकी एक श्रृंखला दी जाएगी और वो भी इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे आपको लेंदी न लगे और आप इजीली सारे फैक्ट्स को कवर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ विशेष संदर्भ में मुझे ये अधिवेशन यहाँ पर अलग से लेना पड़ा और इसी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि इसी कांग्रेस अधिवेशन में, जिसलिए इसको लेना पड़ा, इसी कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया। किसने अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल ने। और उन्होंने ये कहा कि आपको चंपारण के किसानों के हित में कदम उठाने चाहिए। गांधी जी ने वहां के बारे में समस्या पूछी तो राजकुमार शुक्ल जी ने बताया गांधी जी से कि वहां के जो बागान मालिक हैं वो 3 कठिया पद्धति से परेशान हैं। तो गांधी जी ने पूछा, राजकुमार जी ये 3 कठिया पद्धति क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर, ये 3/20 भाग पर जो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि तब तो ये बात गलत है कि जबरन किसी को खेती पर नील खेती करने के लिए बाध्य किया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये 1916 चल रहा है, मैं 1917 में आ रहा हूं चंपारण। और फिर गांधी जी ने 1917 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण किसानों के हित में किया। और ये चंपारण कहां पड़ता है? तो ये चंपारण बिहार में पड़ता है। इस प्रकार आपने लखनऊ अधिवेशन भी देख लिया और लखनऊ अधिवेशन से जुड़ा हुआ मैटर चंपारण किसान आंदोलन भी देख लिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी के बाद सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड।
यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, और विकल्प में रॉलेट एक्ट का नाम दिया था। तो चलिए आपको यह समझाते हैं कि रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या संबंध है। 18 मार्च 1919 को एक एक्ट पारित किया गया, उसको कहा गया रॉलेट एक्ट। और एक बात याद रखिएगा, यह रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अब आपका यह प्रश्न होगा, इसे काला कानून क्यों कहा गया? क्या यह काला दिखता था? यह काला नहीं दिखता था, लेकिन यह काली नीयत से बनाया गया था, क्योंकि इस कानून में यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र आधार पर उसे राजद्रोह का मुकदमा कायम करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, और न तो उसको अपील करने की इजाजत होगी और न ही उसको अपने वकील से बात करने की इजाजत होगी। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। और याद रखिएगा, जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विरोध सभा का आयोजन किया, और इस विरोध सभा का दमन करने के लिए जनरल डायर ने उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और इस प्रकार वहां पर कई सारे लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इसीलिए इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब त्याग दी, या रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब त्याग दी? तो आपका जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी की अध्यक्षता में बनी? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करनी थी। याद रखिएगा, ये सभी तथ्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और एक श्रृंखला के फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको समझने के नजरिए से भी काफी आसानी रहे। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इसी दिन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु बाल गंगाधर तिलक जी की हो गई। यानी जिस तिथि को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को, उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, और याद रखिएगा, नागपुर के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राघवाचारी जी द्वारा की गई। अब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक हिंसक घटना हो गई, और इस हिंसक घटना में 23 पुलिसकर्मियों की दुखद मृत्यु भी हुई। एक बात याद रखिएगा कि गांधी जी की जो विचारधारा थी वो अहिंसक थी। गांधी जी अपने किसी आंदोलन में हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इसमें देखने को मिलता है। गांधी जी को जैसे ये सूचना मिली, गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वो असहयोग आंदोलन को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उन्होंने चौरी चौरा कांड के हो जाने के बाद बारदोली प्रस्ताव के जरिए 12 फरवरी 1922 को यह डिसाइड किया कि अब हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। याद रखिएगा, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया, इसी की प्रतिक्रिया फलस्वरूप जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई। कई बार यह प्रश्न पूछा गया आपके यहाँ। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोग एनवायरमेंट के भी प्रश्न को सम्मिलित करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है, यहां से प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ हुआ था, इसका डेट आपको याद रखना है, ईयर। अगला है गिद्ध संरक्षण। याद रखिएगा, ये गिद्ध संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? गिद्धों के पतन का जो मुख्य कारण है वो है डिक्लोफेनिक दवा, और इस डिक्लोफेनिक दवा के कारण गिद्ध की किडनी प्रभावित होती थी और उसकी मृत्यु हो जाती थी। और गिद्धों के संरक्षण के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई वो 1920 से 25 की कार्य योजना है। ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, और इस गिद्ध संरक्षण कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला है इंडियन राइनो विजन 2020। ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 है, ये 2005 से प्रारंभ किया गया है, और इसके तहत 2020 तक असम में स्थित 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 3000 से अधिक करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव इंडियन राइनो विजन 2020 में था। अगला है मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ परियोजना का प्रारंभ 1975 में भारत सरकार, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 1975 में। आगे कुछ
अधिनियम के बारे में दिया गया है। जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी अधिनियमों को एक जगह आपको दे दिया गया। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 से संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 से संबंधित है। इन सभी तिथियों को याद रखेंगे आप। अगला है संरक्षण स्थान। याद रखिएगा, ये दो प्रकार के संरक्षण होते हैं। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि जो जीव जंतु जिस स्थान पर रहता है, जहां पर उसका प्राकृतिक आवास है, वहीं पर उसके संरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, तो इसको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू। और बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी जो उसका प्राकृतिक निवास स्थान है, वहां से कहीं और दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर ही उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाए, तो इसको कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी आउट सीटू। अब जरा इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आरक्षित वन, संरक्षित वन और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र जो है, ये स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, कई बार विकल्प में पूछ दे दिया जाता है और पूछ देता है कि इनमें से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो याद रखिएगा इसको। अब इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये वहीं पर बना होगा जहां पर उनका प्राकृतिक आवास है। जैसे बाह्य स्थानीय संरक्षण, जैसे प्राणी उद्यान, जितने उद्यान हैं, ठीक है, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी या केवल उद्यान, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। आइए जरा पिरामिड से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप संख्या पिरामिड को देखिए। संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या को दर्शाता है। कौन? संख्या पिरामिड। यानी प्रत्येक पोषण स्तर पर जो विभिन्न जीवों की संख्या है, उसको दर्शाने के लिए संख्या पिरामिड का निर्माण होता है। और ये जो संख्या पिरामिड है, ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है। तो जरा सीधा संख्या पिरामिड देख लीजिए। जो सीधा संख्या पिरामिड होता है, ये निम्न पोषण से जब उच्च पोषण स्तर में जाते हैं तो जीवों की संख्या में कमी होती है। किसमें? सीधा संख्या पिरामिड में। जैसे घास का मैदान या तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये सीधा पिरामिड का एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप उल्टा संख्या पिरामिड की बात करेंगे, तो उल्टा संख्या पिरामिड में, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। ये इसका उदाहरण कौन सा है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये उल्टा संख्या पिरामिड का उदाहरण है। अगला है बायोमास पिरामिड। ये सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के शुष्क भार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि आप इसमें सीधा बायोमास पिरामिड की बात करेंगे, तो जो सीधा बायोमास पिरामिड है, इसके आधार में जो है प्राथमिक उत्पादक वर्ग से बनता है। यानी इसके आधार में कौन होता है? प्राथमिक उत्पादक वर्ग होता है और शीर्ष पर लघु पोषण स्तर होता है। अगर आप सीधा बायोमास पिरामिड का उदाहरण देखेंगे, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये सीधा बायोमास पिरामिड का उदाहरण है। अगर आप उल्टा बायोमास पिरामिड की बात करेंगे, तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें बायोमास का जो पिरामिड होता है, वो कैसा होता है? उल्टा होता है। और याद रखिएगा, ये तो आपने देखा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है, वो उल्टा होता है। लेकिन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यदि आप संख्या का पिरामिड देखेंगे, तो सीधा होता है। याद रखिएगा, अगर पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछ रहा है या पर्यावरण से प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पर पिरामिड से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। और मैंने सभी पिरामिड को एक जगह दे दिया। अगला है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर निश्चित मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है। और यह आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अगला है जैव भार पिरामिड, जो प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव द्रव्यमान की कुल मात्रा को दर्शाता है। जैव भार पिरामिड। अगर आप उदाहरण देखेंगे, तो जो वन पारितंत्र में जो पिरामिड होता है, वो सीधा होता है और लंबा होता है। और आप अगर जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड देखेंगे, तो ये उल्टा होता है। इस बात को याद रखिएगा आप। इसको एक दो बार और रिवाइज करके, इस पोर्शन को अगर आपको कोई कंफ्यूजन पहले से भी होगी, तो अब तो दूर हो गई होगी, लेकिन इसको एक दो बार और आप कर लेंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे। आगे साइंस का प्रश्न है। इसमें कुछ राशि हैं और उनके एसआई मात्रक हैं। यहां से भी निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। पदार्थ का जो परिमाण होता है, उसमें वो मोल में। ज्योति तीव्रता कैंडेला। विभवांतर यानी विद्युत विभवांतर की बात कर रहा है, बोल्ट में। विद्युत प्रतिरोध ओम में। समतल कोण की बात की जाए तो रेडियन में। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ये ज्यादातर लोग गलत करते हैं, याद रखिएगा, यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल। ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा की जो मात्रा है, ये किसमें? इसका मात्रक क्या है? जूल में। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये आपको मात्रक याद होने चाहिए। अगला देखिए, साइंस से ही प्रश्न है। अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रकाश वर्ष। यानी आपका ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसमें, तो ये दूरी का मापन करता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर आप पृथ्वी पर
जी का मान देखें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो जी होता है ये गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है और पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक बात और याद रखिएगा, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर आप जाएंगे तो वहां पर जी का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। एक बात और पूछी जाती है कि जब आप लिफ्ट से नीचे आते हैं तो आपका भार घटता हुआ प्रतीत होता है और जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपका भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यदि पृथ्वी पर पलायन वेग के मान की बात करें तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब ये पलायन वेग क्या होता है, यानी वो ऐसी स्पीड जिसके आ जाने पर कोई भी वस्तु इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है पृथ्वी के, उसी को कहा जाता है पलायन वेग। तो ये पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला टॉपिक है पृष्ठ तनाव। ये जो पृष्ठ तनाव है ये इसका क्या उदाहरण पूछा जाता है, जब देखते होंगे आपकी वर्षा की जो जल की बूंदें आती हैं तो वो गोल दिखाई देती है, ये पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। और जब आप देखते हैं कि पानी पर यदि तेल डाल दिया जाए तो वो एकदम फैल जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अगला है रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा बर्जीलियस को। किसको कहा जाता है, बर्जीलियस को। अगर आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता पूछा जाए यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो आपका जवाब होगा लेवा सीए को। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे आप। अगला देखिए जरा, ये इसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है या अम्ल कौन सा होता है ये पूछा जाता है, जरा इसको भी देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि दही यानी जो खट्टा दूध होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। अगर पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल होता है तो आपका जवाब होगा एसिटिक अम्ल। अगर पूछा जाए कि अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल होता है तो आपका जवाब होगा टार्टरिक अम्ल। अगर पूछा जाए नारंगी, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो आपका जवाब होगा सिट्रिक अम्ल। अगर पूछा जाए सेब में कौन सा अम्ल होता है तो आपका जवाब होगा मैलिक अम्ल। और अगर पूछा जाए कि चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है तो आपका जवाब होगा मेथेनाइल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मेथेनाइल या फॉर्मिक अम्ल। इस बात को याद रखिएगा कि ये अम्ल और किसमें होते हैं, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और ये जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। और एक बात और याद रखिएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, और जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे कुछ मिश्र धातुएं हैं वो किससे किससे बनी हैं, उनके संगठन किससे हैं, ये इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पीतल, पीतल किससे बनता है, तो ये तांबा और जिंक से बनता है। गन मेटल की बात की जाए तो तांबा, जिंक और टिन के मिलने से गन मेटल बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील किससे बनता है तो आपका जवाब होगा आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन के मिलने से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जर्मन सिल्वर बता दीजिए तो आपका जवाब होगा तांबा, निकेल और जिंक से। अगर पूछा जाए कांसा तो आपका जवाब होगा तांबा और टिन के मिलने से। अगर पूछा जाए टंका तो आपका जवाब होगा सीसा और टिन से मिलने से टांका बनता है। अगर पूछा जाए टाइप मेटल किससे बनता है तो जो टाइप मेटल होता है ये सीसा, एंटीमनी और टिन से मिलकर बनता है। इतनी बात को आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा। अगला देखिए, ये ज्योग्राफी से संबंधित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आपने देखा होगा कि कई बार जलधाराओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर केवल ठंडी जलधारा का जिक्र किया है। कई बार होता क्या है कि ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी या गर्म जलधारा है, तो आपको अगर एक जलधारा क्लियर कट मालूम है तो बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ केवल अगर मैं यहाँ दोनों का जिक्र कर देता तो अगर आपको आपका ये टॉपिक अच्छा नहीं है तो आपकी एक जलधारा दूसरी जलधारा से मिक्स हो जाती। तो यहाँ केवल ठंडी जलधारा की बात हो रही है। तो अगर हम प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा की बात करें तो हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा जो होती है ये ठंडी होती है। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी होती है। प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका जलधारा ठंडी होती है। क्यूराइल जलधारा ठंडी होती है। और ओखोस्टक जलधारा जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है ये कैसी होती है, ठंडी जलधारा है। अगला है अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा तो ये कनारी जलधारा ठंडी होती है। बेंगुएला जलधारा ठंडी होती है। लेब्राडोर जलधारा ठंडी होती है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी होती है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी होती है। और अंटार्कटिका जलधारा ठंडी होती है। अगला है हिंद महासागर की जलधारा। सोमाली जलधारा ठंडी होती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये भी ठंडी होती है और इन दोनों का संबंध हिंद महासागर से है। अगला देखिए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये तीनों पूर्णिमा और अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिससे इस दिन पर पृथ्वी में उच्च ज्वार आता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है कब, पूर्णिमा और। इस प्रकार आज आप लोगों का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। कुछ लोगों ने इस श्रृंखला में
करंट के भी प्रश्न को सम्मिलित करने के लिए अनुरोध किया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि इसमें मैं करंट अफेयर्स के भी प्रश्न को सम्मिलित करने लगूँगा, तो जो आपकी बेसिक स्टैटिक प्रश्न हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इनकी संख्या कम हो, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी संख्या लगातार सही बनी रहे, इसका सही रिवीजन होता रहे। करंट के लिए मैंने आपको घटनासार और घटना चक्र के जो वन लाइनर सीरीज हैं, उनको उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी वीडियोज़ आपके पास हैं, उनको आप तब तक रिवाइज़ करते रहें। लेखपाल परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स का है, वो अलग से आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसमें केवल और केवल आपके टॉपिक जो स्टैटिक टॉपिक है, उससे प्रश्न को आने दीजिए, ताकि आपके प्रश्नों की संख्या एक अच्छी बनी रहे, ताकि जल्द से जल्द आप ये स्वयं में महसूस करने लगें कि आपकी तैयारी अब ठीक स्थिति में चल रही है। मैंने कम्युनिटी टैग पर आज भी एक प्रश्न पूछा था, उसका भी जवाब ज़्यादातर लोगों ने गलत दिया है। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि अभी भी जो ग्रामीण विकास से संबंधित स्थिति आपकी तैयारी की, वो संतोषजनक नहीं है। जो भी टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, उसको लगातार आप देखिए। आपको उस टेस्ट सीरीज़ में इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिल जाएँगे और उससे आप अपने इस कमी को दूर करके अपनी तैयारी को अच्छी स्थिति में ले आएँ। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।